हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोग संविधान सभा के बारे में देखे थे। आज हम लोग संविधान के स्रोत को देखेंगे कि संविधान जो बनाने में किन-किन देशों से और कहां से हमारा संविधान लिया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संविधान के बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारत शासन अधिनियम 1935 अंग्रेजों द्वारा पारित था। लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान को बनाने में इसके लिए कुछ विदेशी स्रोत को भी शामिल किए गए हैं। जब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो लगभग 60 देशों से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा गया और जो भी संविधान में की बातें भारत के लिए अनुकूलित थी उनको भारत के संविधान में लिया गया। तो देखते हैं कि किन देशों से क्या लिया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूएसए से। अगर हम यूएसए से बात करें तो जितनी भी न्याय संबंधी बातें हैं वो सभी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। जैसे कि प्रस्तावना हो गया, प्रस्तावना अपने भारत के संविधान में सबसे पहले पेज पे है, जिसमें कि भारत का को चलाने के लिए किन उद्देश्य को चाहिए था उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं, हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त जनता को वो अधिकार है जो किसी भी परिस्थिति में हटाया नहीं जा सकता है। उसके न्यायिक पुनरावलोकन ये भी यूएसए से लिया गया है। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो न्यायिक पुनरावलोकन के दौरान ये जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वह यह देखती है कि जो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वो संविधान के अनुसार है या नहीं। इन बातों को भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और यह विधायिका और कार्यपालिका किसी से भी किसी भी रूप में जुड़ी हुई नहीं है। उसके बाद है निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया भी जा सकता है। ये भी हम लोग यूएसए से ही लिए हैं। उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि भी यूएसए से ली गई है। तो ये जितने भी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं यूएसए से ली गई हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन से, जिस ब्रिटेन के कंट्रोल में ही हमारा देश लगभग 200 सालों तक रहा, तो ब्रिटेन की भी प्रणाली को, संविधान के प्रणाली को भारत में लिया गया। जैसे कि संसद से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सभी ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं। इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली, जो हमारे यहाँ सांसद है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं, वो शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के सभी नागरिकों को एक नागरिकता मिली हुई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता मिली हुई है, जैसे कि केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग, लेकिन पूरे भारत में एकल नागरिकता मिली हुई है। विधि निर्माण प्रक्रिया, इसका मतलब है कि किस तरह से कोई भी कानून बनाया जाएगा। जैसे कि संसद भवन में जब लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर बैठते हैं तो वो किस तरह से कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे। जैसे उसमें होता है कोई भी पहले बिल आती है, फिर उस पर बहस होती है, फिर वोटिंग होती है। तो ये विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कानून निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन अर्थात कानून के समक्ष समानता। आपको मालूम होगा कि भारत में संविधान सबसे ऊपर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान का स्थान सबसे ऊपर है और संविधान में जो कानून लिखा गया है उसी के अनुसार सभी को करना है। तो इसमें कानून के समक्ष समानता होगी। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में कार्यपालिका के मेंबर्स को मिला करके, विधायिका के मेंबर्स को मिला करके एक मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। तो ये भी ब्रिटेन से ही ली गई है। द्विसदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण ये भी ब्रिटेन से है और कानून के समक्ष समानता, इसको हम लोग ऊपर में विधि का शासन में डिस्कस कर चुके हैं। आइए थर्ड पॉइंट हम लोग जो देखते हैं तीसरा, वो है आयरलैंड। आयरलैंड से इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत,
नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या थे? जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे अधिकार थे जो कि उस वक्त जनता को देना संभव नहीं हो सक रहा था। कुछ अधिकार को मौलिक अधिकार में दिया गया, लेकिन नीति निर्देशक तत्व कुछ को नीति निर्देशक तत्व में दे दिया गया। मतलब जैसे जैसे राज्य देश सशक्त होते चलेगा वो उसको अपना सकता है। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन यूएसए से लिया गया है, जबकि उसके निर्वाचक मंडल में जैसे लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो ये चीजें आयरलैंड के संविधान से ली गई। अगर प्रश्न पूछता है निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था तो वो यूएसए होगी, लेकिन अगर पूछता है निर्वाचक मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, तो वो आयरलैंड से ली गई थी। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित कर सकती हैं। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो कला, विज्ञान, साहित्य इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त किए हुए हैं, तो उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, जैसा कि जानते हैं कि जो शक्तियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची में कुछ आती हैं, कुछ राज्य सूची में आते हैं, कुछ विषय समवर्ती सूची में आते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत होते हैं। हालांकि विवाद की स्थिति में केंद्र की ही वैल्यू ज्यादा होती है, तो वो समवर्ती सूची की बातें ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना यूएसए से है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अच्छा, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक, जब किसी कोई मुद्दे पे, किसी बिल पे अगर सहमति नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, और ये बातें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी जानते हैं हिटलर का देश, जहां आपातकाल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति की शक्ति, जैसे कि जब इमरजेंसी लगती है तो पूरी की पूरी जो राज्य का प्रशासन है वो राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है, और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के तरफ से जो है वहां पे शासन करते हैं। तो ये जर्मनी के संविधान से ली गई है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्ति। उसके बाद बात अगर करें कनाडा की, तो कनाडा से संघात्मक शासन लिया गया है। मतलब देखिए लिखा हुआ है अपने भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये संघात्मक शासन जो है ये कनाडा से ली गई है। स्वाभाविक सी बात है, जब संघात्मक शासन कनाडा से ली गई है तो संघ और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन भी होगा, और तो वो भी कनाडा से ही ली गई है। अब जब संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होगा तो राज्य तो चूंकि देश के अंदर है, तो राज्य और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया भी कनाडा से ही आ जाएगी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं किसी बात पे। अनुच्छेद 143 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। हालांकि वो राष्ट्रपति या न्यायपालिका जो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वो सलाह दे सकते हैं। ये भी कनाडा से ही ली गई है। और अंतिम बात ये है कि अवशिष्ट शक्तियां जो भी जैसे कि जिस समय बंटवारा हो रहा था, कुछ सब्जेक्ट को राज्य सूची में दिया गया, कुछ सब्जेक्ट को केंद्र की सूची में दिया गया, कुछ शक्तियां समवर्ती सूची में रखा गया, उसके बाद भी कुछ शक्तियां जैसे बच जाती हैं तो वो सभी अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास रहेगी। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से आती है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। समय के साथ अगर ऐसा कुछ लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत है या कुछ लागू करने की जरूरत है तो वो संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन, यहाँ देखिए जो यहाँ पे आयरलैंड से ली गई है, राज्यसभा में मनोनयन ये सिर्फ 12 व्यक्तियों के लिए है जो कि राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन बाकी जो सदस्य हैं वो राज्यसभा में जो चुन के जाते हैं अलग अलग राज्यों से, तो वो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो होगा वो बातें दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर बात करें अब हम रूस की, तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, ये रूस से ली गई है। मौलिक कर्तव्य के अंदर जो यहाँ के नागरिक है उनके कुछ कर्तव्य होते हैं राष्ट्र के प्रति, उनको बताया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। देखिए विधि का शासन
यानी कानून के समक्ष समानता की बात करता है। विधि निर्माण प्रक्रिया में कानून किस तरह से बनेगा, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत आती है कि कानून सर्वोपरि है, यानी कि वो सबसे ऊंचा है, इसमें और कोई दो राय नहीं है, भारत में कानून का ही शासन है। उसके बाद अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक वर्ड लिया गया है। गणतंत्रात्मक मतलब कि जो यहाँ के राष्ट्रपति होते हैं उनका पद वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि वो एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं। तो भारत गणतंत्रात्मक है। और प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, ये तीनों शब्द जो हैं ये फ्रांस से लिए गए हैं। ये तीनों वर्ड फ्रांस के क्रांति के दौरान ये आए थे, तो ये तीनों शब्द जो है फ्रांस से लिए गए हैं। तो चूंकि भारत इतने देशों से कोई संविधान से कुछ ना कुछ लिया है, इसलिए कुछ आलोचक इसे उधार का थैला भी कहते हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। भले ही भारत के संविधान सभा के लोगों ने दूसरे दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा और उनसे सिर्फ वही बातें लिया जो हमारे भारतीय नागरिकों के लिए अनुकूलित थी, और इस तरह से संविधान जो है हमारा बन के तैयार हुआ। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो उधार का थैला कहा गया है इसको, या वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, तो इसको किसने कहा था? तो इसके थे आइवर जेनिंग्स थे, जो इन्होंने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा या वकीलों का स्वर्ग कहा। वकीलों का स्वर्ग भी इसकी भाषा की जटिलता को लेकर के कहा गया है। नेक्स्ट पार्ट में तो ये आज का हम लोग इसको समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें हम लोग संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे, फिर भाग को देखेंगे, फिर अनुसूची को देखेंगे, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे ले लीजिए, हम बगल हो जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।